सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। मैं कौशल कुमार आपका क्रांति रिपोर्टर टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और करता ही रहूँगा। और दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार होने वाली है और आज इस क्लास का हम आगाज़ करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा है भारत के नदियों के किनारे बसे कुछ शहर हैं और उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। जो कि अगर कोई भी कंपटीशन, मान लीजिए SHS की बात नहीं करें, नवोदय हो या सैनिक स्कूल हो, किसी भी कंपटीशन में ये बहुत ही अहम योगदान निभाता है। तो देखिए, कुछ नगर हैं जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये उज्जैन है। ठीक है, उज्जैन को तो आप जिसको बोलते हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर है। तो उज्जैन में आपको ये शिप्रा नदी देखने को मिलती है। ठीक है, और ऐसे ही सूरत है, सूरत में ताप्ती नदी देखने को मिलती है, कटक में महानदी देखने को मिलती है और संबलपुर में महानदी देखने को मिलती है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी देखने को मिलती है जिसका अगला नाम पड़ेगा गंगा। ठीक है, और जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा है ना, और उसी तरह फिरोजपुर में सतलज बहती है, डिब्रूगढ़ में असम है तो वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अहमदाबाद, आप गुजरात जानते ही हो, साबरमती बहती है। कानपुर में गंगा बहती है, वाराणसी में गंगा बहती है, कन्नौज में गंगा बहती है, उसी तरह बेजवाड़ा में कृष्णा बहती है, कोलकाता में हुगली और हरिद्वार में गंगा। तो लखनऊ में गोमती, जौनपुर में गोमती, मथुरा में यमुना, आगरा में यमुना, दिल्ली में यमुना, अयोध्या में सरयू जिसका अगला नाम आपको पड़ेगा घाघरा। ठीक है, कोटा में चंबल बहता है और श्रीनगर में झेलम बहता है, हैदराबाद में मुंशी नदी बहती है और जबलपुर में नर्मदा, ये तो जानती हो नर्मदा। और हाँ, बहुत दबंग नदी है। और श्रीरंगपट्टनम में कावेरी और उसी तरह तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी बहती है। नासिक में गोदावरी बहता है और असम में ब्रह्मपुत्र और बरेली में रामगंगा और अमरकंटक में सोन। तो ऐसे हम क्या नदियों को याद करेंगे? ऐसे तो भाई दिमाग में तो बैठने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ प्यारे बंधु, आपको तो अच्छी तरह से समझता हूँ। तो चलिए अब इसको मैप के नक्शे से समझ में आपके दिमाग में मैं फिट करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये क्या कमेंट आ रहा है कि सर क्या है दिखाइए। सर आप बहुत दिनों के बाद, अरे मेरे प्यारे मुनिया, बहुत दिनों के बाद ये तो बात है, हम मानते हैं बात को। हाँ, थोड़ा व्यस्तता थी इधर बीच, इसके वजह से हम नहीं आ पाए हैं। लेकिन क्या भला यार की बात करे छो राजू दिगड़ा, मैं तुमसे कभी दूर हो सकता हूँ भला? और तुम्हें जो भूल गया तो खुद को नहीं भूल जाऊँगा। हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्लास को। अरे प्यारे मेरे रामेश बाबू, ये बात तो उठना जायज़ है क्योंकि आखिर शहर नदियों के किनारे ही क्यों बसे हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में नदियों को पवित्र माना जाता था, खास करके गंगा को। और दूसरी बात बहुत ही अहम होती है कि उपजाऊ मैदान, जैसे नदियों द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी होती है, जो दोआब वाला क्षेत्र कहा जाता है, और नदियाँ की जो जलोढ़ मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। और नई जलोढ़ को तो आप जानते हैं उसको खादर कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहा जाता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था मेरे अनुसार कि जल परिवहन, क्योंकि जल परिवहन सबसे कम और सबसे सस्ता है ना, कहा जाता है कि सबसे सस्ता परिवहन के क्षेत्र में माना जाता है। और जल परिवहन में दुर्घटनाएं भी बहुत कम होती हैं। और पांचवा जब कारण अगर बात की जाए तो मत्स्य पालन, क्योंकि नदियों के किनारे बसा है तो मछली का बहुत ज़्यादा होता है। और छठा उद्योग जो होते हैं, उद्योग में जो खासकर कपड़ा उद्योग हैं जो पानी पर ही डिपेंडेंट है, तो उन सबों के लिए भी भली भांति तौर पे उसको सहायता मिल सकती थी। और सातवां तीर्थ स्थान, अनेकों कारण हो सकते हैं। तो यही कारण था कि शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेजर रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ना ध्यान से देखते हैं ये मानचित्र को। ये तो पॉलिटिकल मानचित्र है वैसे भारत का, तो इसमें आपको इसलिए मैं लाया हूँ, भारत का पूरा मानचित्र इसलिए लाया हूँ ना कि इसमें तो बहुत सारी नदियाँ हैं, आपको तो ऐसे समझ में आएगा नहीं, लेकिन इससे आपको मोटी मोटा अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। देखिए, ये हमारे देश में बहुत सारी तमाम नदियाँ बहती है जो उत्तर भारत में बहती हैं। उत्तर भारत में अगर बात किया जाए तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, रामगंगा, गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, हाँ, ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं। और दक्षिण भारत में कृष्णा, कावेरी है ना, वेगनार, बहुत सारे ऐसे नदियां हैं। तो अब हम लोग सबका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ना, भारत में मैं एक स्टेट का केवल लेता हूँ, कोई एक कैपिटल लूँगा ना तो इससे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये मैं
केवल और केवल उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करूँगा, ठीक है, कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। ओके, तो क्लास को स्टार्ट किया जाए फिर से। केवल गंगा नदी की बात की जाए ना, तो गंगा नदी की पूरी लंबाई अगर पूरा भारत देश में देखा जाए तो ये है 2525 किलोमीटर टोटल लेंथ में बता रहा हूँ। और अगर बिहार में केवल बात किया जाए तो 445 किलोमीटर पड़ता है इसकी लंबाई, 445। तो ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग पड़ता है। तो ऐसे हम मैं बता दूँ, पूरे यह देश के 5 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से, जिनमें प्रमुख तो पहले उत्तराखंड से निकलती है। तो उत्तराखंड में इसका इसका मैं एक बात बता दूं कि गंगा नदी, यह गंगा नदी जिसे आप देख रहे हो, ऐसे गंगा नदी कहते गंगा बनती है। तो इसका तो एक अलग वीडियो बन जाएगा, क्योंकि अभी इसके पास टाइम नहीं है। फिर इस उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, जहाँ पर आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, यही है गंगा नदी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिहार में, तो बिहार में भी देखेंगे इसको। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में इसको, झारखंड में, और झारखंड के बाद आप लास्ट में देखेंगे पश्चिम बंगाल। तो हम लोग यह 5 राज्यों, हाँ एक बांग्लादेश में भी जाती है, तो वो तो देश हो गया ना। हमने 5 राज्यों की बात किया था, 5 राज्यों में से यह गुजरती है। कौन सी नदी? गंगा नदी। चलिए अब फटाफट एक नज़र मार लेते हैं गंगा के किनारे बसे कुछ शहरों पर, ठीक है। और यहाँ हम अगर उत्तराखंड में बात करते हैं, उत्तराखंड की अगर बात करते हैं इस वाले रीजन में, तो हमको 2 प्रमुख शहरें देखने को मिलते हैं। वैसे तो शहर बहुत सारे हैं, लेकिन 2 प्रमुख शहर हैं। कौन कौन सा भाई? पहला है ऋषिकेश, और दूसरा है हरिद्वार। हरि मतलब क्या होता है भैया? हाँ भगवान। और उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे हैं भैया। उत्तर प्रदेश में कन्नौज, और क्या है? कानपुर है, और क्या है? हाँ हापुड़ उपुड़ होते हुए गुजरती है। और इलाहाबाद है, इलाहाबाद जिसको बोलते हो प्रयागराज है। और उसके बाद आगे जैसे बढ़ते हैं हम लोग तो मिर्ज़ापुर पड़ता है, मिर्ज़ापुर। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो आपका वाराणसी। ऐसे मैं बताऊंगा वाराणसी का नाम वाराणसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर और भी नदियाँ हैं जिसका नाम है वरुणा नदी, और प्लस 80 नदी से मिलकर बनता है वाराणसी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे बढ़ता है तो चंदौली ज़िला में चलता है, चंदौली से यह बात है गाजीपुर। और गाजीपुर में ही एक जगह बलियाँ और इधर ये निकासी हो जाता है इसका दोआबा से। तो अगर मैं बात करूं बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है, तो भैया देखो बिहार में नहीं, बक्सर से प्रवेश करती है। बक्सर चौसा नाम सुने हो ना? हाँ बक्सर, वहीं पर तो कर्नासा नदी मिलती है। तो इसे गाजीपुर की ये बाउंड्री बनाते हुए बक्सर से निकलती है, यहाँ पर बिहार में एंट्री मारती है बक्सर में। और बक्सर के बाद अगर बात करते हैं तो फिर वो भोजपुर, भोजपुर नाम सुने होंगे। अरे भैया यारा में दोबारा फिर आई बोना, ये वीर कुंवर से आ रहा। और फिर उसके बाद सारण, छपरा, खेसारी लाल छपरा, अनु दुबे उधर के। तो फिर उसके बाद पटना, जिसका नाम पाटलिपुत्र भी है, बिहार की राजधानी। फिर वह वैशाली, फिर इसी तरह वह निकलते हुए वैशाली के बाद समस्तीपुर, बेगूसराय, फिर मुंगेर का किला तो आपने सुना, मुंगेर, हैं। फिर भागलपुर, खगड़िया, फिर यहाँ से कटिहार से इसकी निकासी हो जाती है। और कटिहार से यह निकासी होकर वह कहाँ से एंट्री मारती है फिर बताओ? फिर जाती है आपके झारखंड में। तो ऐसे ही झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाती है। तो अभी तो बोर्ड पूरा भर गया है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे का मैं कंटिन्यू करता हूँ।
तक हमने जो बात किया था, भारत का जो राजनीतिक मानचित्र दिखाया या फिजिकल मानचित्र दिखाया जो, या फिर उत्तर प्रदेश का ही दिखाने का कारण एकमात्र यही था कि आप उन जिलों से भलीभांति तरीके से परिचित हो जाए, ताकि आपको समझने में ही आसानी हो। प्रमुख नदी जो कि सबसे पवित्र नदी कही जाती है भारत की, वो है गंगा। और गंगा की कुल लंबाई आपको पता ही है, यह हिमालय के क्षेत्र से निकलती है और 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 2525 किलोमीटर। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में इसकी यह 27 जिलों से होकर बहती है, और 27-28 आप कह सकते हो, जो कि यहाँ से आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि यह बिजनौर के निकट प्रवेश करती है, और बिजनौर से होते हुए मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर होते हुए मेरठ के नीचे है आपको अमरोहा और हापुड़ होते हुए यह आपको हापुड़, बुलंदशहर, संभल, अलीगढ़ होते हुए यह चले जाता है बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर और कन्नौज। ठीक है, तो ऐसे ही यह कन्नौज होते हुए, और कन्नौज से यह आगे बढ़ता है स्ने और उन्नाव, कानपुर। ठीक है, और उन्नाव, कानपुर होते हुए यह जाता है रायबरेली, और रायबरेली से आपको पता है कि यह रायबरेली के बाद फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, और जिसे हम लोग बोलते हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज में यह यमुना से मिल जाता है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यमुना नदी तंत्र के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप अभी तक हमारे क्लास में जुड़े रहें, और उम्मीद करता हूं कि आपको अब और भी अधिक मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि मैप से पढ़ने में ना सारा कुछ जो भी विषयगत क्वेश्चंस होते हैं वो क्लियर होते जाते हैं। यमुना नदी के बारे में हमें कुछ तथ्यपरक जानकारियाँ अवश्य याद होना चाहिए। जब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यमुना नदी का पुराना नाम क्या था, तो दोस्तों यमुना नदी का पुराना नाम कालिंदी था, कालिंदी। कुल लंबाई की अगर बात किया जाए तो कुल लंबाई यमुना नदी की है 1376 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी यमुना नदी की कुल लंबाई होगी। और अगर इसकी उद्गम की बात की जाए तो उद्गम है इसका आपको उत्तराखंड में यमुनोत्री, यमुनोत्री। ये यमुनोत्री पड़ता है भैया बंदरपुछ, एक जगह है बंदरपुछ, बंदरपुछ ग्लेशियर बंदरपुछ स्थान पर आपको मिलेगा। तो यह कितने राज्यों से गुजरती है इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह लगभग 5 राज्यों से गुजरती है। पहला अगर बात की जाए कि कौन सा राज्य है, तो आपको तो पहले बता ही दिया कि यह निकलती है उत्तराखंड से, तो पहला राज्य तो उत्तराखंड हो गया। दूसरा, यह हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर बनाती है, हिमाचल प्रदेश हो गया। और तीसरा अगर बात की जाए तो यह हरियाणा और चौथा अगर बात की जाए तो दिल्ली के बीचों बीच होते हुए, और 5वां है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है, उत्तर प्रदेश में आपके यह त्रिवेणी संगम जहाँ प्रयागराज है वहीं पर आकर मिल जाती है। तो मिलन स्थान इसका क्या हुआ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद। अब इसका नाम प्रयागराज है तो इसलिए मैंने लिख दिया इलाहाबाद। यहीं का त्रिवेणी स्थान है, त्रिवेणी संगम है, कहते हैं 3 नदियों का संगम है। तो यमुना की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो यमुना के सहायक नदियां हैं कुछ इस प्रकार हैं। पहली अगर मैं बात करूं, आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, थोड़ा सा मुझे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यमुना की अगर सहायक नदियों की बात की जाए तो यमुना के सहायक नदियों में आपको मिलेगा चंबल, दूसरी है सिंध, तीसरा है बेतवा। वेरी गुड अशोक बेटा, बेतवा, हाँ माटा टीला बांध इसी पर है, बेटवा। और चौथा है केन। तो ये तो आपकी यमुना की सहायक नदियों की बात है। और भी अन्य सहायक नदियां हैं जो लेफ्ट हैंड से आकर मिलती है यमुना में। यमुना के किनारे बसे कुछ प्रमुख शहर हैं, तो इसके बारे में हम लोग अगर बात किया जाए तो पहला है दिल्ली,
दिल्ली, जो मैंने नोट्स में लिखा है उसको लिखवा दे रहा हूँ। बहुत सारे शहर हैं वैसे तो, आगरा, हाँ उत्तराखंड में भी है, यमुनोत्री यमुनोत्री हो जाएगा, आगरा, और मथुरा, मथुरा, चौथा है इटावा, इटावा, ये सब यूपी में पढ़ते हैं। मथुरा इटावा कहाँ पढ़ते हैं? यूपी में। और पांचवा है प्रयागराज, प्रयागराज, ठीक है। तो इतने शहर पड़ते हैं हमारे यमुना नदी के किनारे। तो यमुना के सहायक नदियों के किनारे भी बहुत सारे शहर पड़ते हैं। जैसे चंबल में हम बात करेंगे तो चंबल में आपको मिलेगा, ये राजस्थान और यूपी की बॉर्डर बनाते हुए ये चंबल नदी आती है, कोटा से बहते हुए गुजरती है। तो ये है मान लो राजस्थान, ये यूपी, तो ऐसे बॉर्डर बनाती है चंबल नदी। और इसके किनारे आपको मिलेगा एक शहर है कोटा, दूसरा है धौलपुर। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं। हम कहने का मतलब यही है, धौलपुर, ये चंबल नदी ना आकर आपको इटावा के पास मिल जाती है, इटावा जिले के पास ही समीप में आकर मिल जाती है। तो ये तो थी कुछ बेसिक जानकारियाँ जिन्हें हमें समझ लेना बहुत जानकारी ज़रूरी था। चलिए अब मैप में आते हैं। तो आपको भारत का मानचित्र की तरफ ले चलते हैं और इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य है। तो आपको 2800 राज्यों का नाम तो पता ही होगा, वैसे मैं आपको दिखा दूँ पिक्चर के माध्यम से और कुछ को हाईलाइट भी कर देता हूँ। यह आप जो देख रहे होंगे यह है जम्मू कश्मीर, जिस पर मेरा एरो दिखाई दे रहा है, ये है जम्मू कश्मीर। और नीचे हिमाचल प्रदेश, नीचे क्या है? हिमाचल प्रदेश। और इसके नीचे आप देखेंगे पंजाब है, हरियाणा है, और यहाँ छोटा सा दिल्ली है, दिल जैसा, और यहाँ उत्तराखंड है। तो हमें मेनली किसको देखना है? उत्तराखंड को। तो चलिए उत्तराखंड पर देखते हैं। और इसके नीचे उत्तर प्रदेश है और बगल में आपको बिहार दिख जाएगा। तो चलिए उत्तराखंड की तरफ चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं उत्तराखंड पर, और उत्तराखंड में आप ये देख पा रहे होंगे यही है यमुनोत्री, जहाँ से यमुना का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदी टॉस है और यह ऐसे उत्तराखंड से होते हुए ये बॉर्डर बनाती है हिमाचल प्रदेश की, और यहाँ से प्रवेश कर जाती है ये दिल्ली में। तो हरियाणा होते हुए तो ये नीचे आ जाती है दिल्ली के पास। तो यहाँ से फिर यह उत्तर प्रदेश की तरफ जाती है। तो चलिए आपको दूसरे मानचित्र पर ले चलते हैं। तो दोस्तों इसी रोमांचक सफ़र को मैं फिर से आपको एक बार आपके जहन में रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखिए ऊपर में जहाँ यमुनोत्री, यह मैंने बताया कि यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है यमुनोत्री। तो यहाँ से बहते हुए हिमाचल प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में, और हरियाणा से होते हुए ये उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ये है, आप देख रहे होंगे इधर हरियाणा हो गया, इधर दिल्ली हो गया, रोहिलखंड वाला एरिया। तो ऐसे आती है। और यह मैंने फिर से बताया कि यह है दिल्ली, गाजियाबाद के समीप होगा। और दिल्ली से होते हुए फिर यह जाती है, एक मिनट, दिल्ली से होते हुए यह आगरा, दिल्ली से होते हुए यह आगरा, आगरा से ये है आगरा, और आगरा से निकलते यह बहते हुए इटावा से होते हुए यह जाती है, और ये रहा इलाहाबाद में आकर मिल जाती है। तो अभी हमने समझा कि एक तरफ से कैसे आ रही थी गंगा नदी, और यहाँ से आकर दोनों नदियों का मिलन हो जाता है। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हम जब इलाहाबाद के नाम लेते हैं तो इलाहाबाद में एक त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, यानी 3 नदियों का नाम क्यों कहा जाता है? चलिए दोस्तों, इस रोमांचक सफ़र को फिर से यादगार बनाने के लिए मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। मैंने अभी बताया कि उत्तराखंड के ही पास दोनों नदियों का उद्गम स्थान है। एक का तो यमुनोत्री मैंने बताया, यमुनोत्री, और दूसरे का नाम मैंने बताया गंगा, जो गंगोत्री से निकलता है। वैसे मैं बता दूं कि गंगा बनता है कई ठो प्रोसेस है इसमें बनने की। इसकी एक अलग वीडियो मैंने बनाकर इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर देखिएगा। तो मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने के पर्पज़ से गंगोत्री को नाम लेता हूँ, ठीक है। तो गंगोत्री यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री बंदरपुर से दोनों नदियाँ जब बहती हैं तो ये प्रवेश करती यमुना, आपको पता है हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए। आपके देखिए स्क्रीन पर एक एनिमेशन वीडियो भी चल रहा होगा। यह मात्र एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए मैं इसको कोई कॉपीराइट लगना मैं उचित नहीं समझता हूँ। और यह दोनों नदियाँ बहनों की तरह, दोनों बहनें नीचे उतरती जाती हैं
उत्तराखंड के ढाल से होते हुए, और यह यमुना नदी मैंने बताया हिमाचल प्रदेश और सीमा बनाती है उत्तराखंड की, और बनाते हुए यह उतरती है, ये रहा हरियाणा, और हरियाणा और दिल्ली से ये रोहिलखंड वाला एरिया दिल्ली कहते हैं, तो दिल्ली से होते हुए ऐसे निकलती है। और साथ में मैंने बताया कि यह दिल्ली में कहते हैं ना कि यमुना नदी के पानी बहुत ही काला है। कारण भी एक यही है कि मेन वहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। मथुरा से बहते हुए फिर ये चली जाती है आगरा, और आगरा से हुए बहते 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 इटावा के समीप ऐसे इसमें मिलता है कौन सा नदी, चंबल, और यहाँ से बहते 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 ये चला जाता है इलाहाबाद यानी प्रयागराज, और इधर गंगा नदी हमारी पीछे रहेगी कि भाई गंगा नदी को भी मिला जाए, तो ये दोनों नदियों का संगम होता है। लेकिन बात उठता है क्या कि इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब दो ही नदियाँ मिल रही हैं तो यहाँ इलाहाबाद में इसे त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों एक और नदी है जिसकी जिक्र अभी मैंने की है, क्या? उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती, ये है सरस्वती नदी। दोस्तों सरस्वती नदी की अगर बात की जाए, सरस्वती नदी की अगर बात की जाए ना, तो इसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, मंडल में। और यह अब इसका तो अस्तित्व समाप्त हो गया है। केवल और केवल ऐसा माना जाता है कि यह अब अलकनंदा की उपनदी बन गई है। अलकनंदा की एक सहायक नदी है, एक सहायक नदी है या उपनदी है, उपनदी है। ठीक है, तो ये जानकारी भी आपको ज़रूरी थी तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जहाँ मिलती हैं तीनों नदियाँ, यहाँ पर महाकुंभ लगता है, अभी भी लगता है, अभी जनवरी में लगा था, और यह 12 वर्षों पर लगता है एक बार। तो अभी हाल ही में जनवरी में लगा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मतलब ट्रेन भी फ्री कर दिया गया था सरकार की तरफ से, और लोग ऐसे भी अपना मतलब कहते हैं कि गंगा में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी अभी इस बार 2025 की बात कर रहा हूँ मैं, 2025 की बात कर रहा हूँ। यह कब हुआ था? तो 13 जनवरी को शुरुआत हुआ था, लगभग 1 महीने चला था, 26 फरवरी तक। तो ये मैंने आंकड़े जुटाए हैं, फरवरी तक चला था, तो देख लीजिएगा। कुछ अगर इधर होगा तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो त्रिवेणी संगम इसी को कहा जाता है जहाँ पर तीनों नदियाँ मिलती हैं, तो ऐसा माना जाता है। अच्छा, आप इलाहाबाद में देखेंगे, आप वीडियो में आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इलाहाबाद में जो तीनों नदियाँ हैं, इन नदियों का पानी साफ साफ झलकता है। यमुना नदी का पानी काला है और गंगा नदी का पानी बिल्कुल साफ़ है, स्वच्छ है, जहाँ तक ये है, क्योंकि वहाँ से अब गुजरती है जब गंगा नदी ना। तो आगे का इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि गंगा नदी उसके बाद कहाँ जाती है। अब गंगा नदी यहाँ से स्ने स्ने बढ़ती है। अब इसका नाम गंगा ही कहेंगे क्योंकि इसका नाम गंगा ही रह गया। ठीक है, तो ये गंगा नदी बढ़ती है और यह जाती है आपको सीधे ऐसे होते हुए मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर से बनारस काशी में प्रवेश करती हैं, और वाराणसी में वरुणा प्लस 80 दो नदियाँ हैं। कौन कौन है? एक है वरुणा और दूसरी है 80, तभी तो इसका नाम वाराणसी पड़ गया। ठीक है, तो वरुणा से वाराणसी। तो वरुणा नदी अब तो देखो बहुत पहले से साफ़ सफाई ज़्यादा हो रहा है, लेकिन फिर भी एक इसमें इतनी नदियों में ना, ये नदियाँ कहीं तो जाती थी। कहा जाता है कि 80 जो नदी निकलती है, ये मतलब कि वरुणा तो निकलती है, ये फूलपुर के पास है इसका उद्गम, फूलपुर पड़ता है भैया। ये देखो, ये मैलहन झील है, एक झील है मैलहन झील। तो मैलहन झील से निकलती है और यह जाकर आपको सराय मोहना के पास मिल जाती है। तो गंगा में सराय मोहना, हाँ, शाही नाला के पास ये मिल जाती है सराय मोहना। और 80 नदी, तो 80 नदी के बारे में अगर मैं बता दूं तो यह भी
बनारस के पास से ही निकलती है। और यह जानते हैं, यह 80 अब नाला जैसा बन गया। आप गए होंगे कभी संकट मोचन, तो संकट मोचन आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको दिखेगा एकदम, मतलब एक नाला जैसा हो गया, इतनी इसमें गंदगी है। और यह 80 जो नदी कहो या नाला कहो, जाकर आपको बनारस में एक जगह है 80 घाट, वहीं पर जाकर मिल जाती है। तो यह 80 जो नदी की मैं बात कर रहा था, रोड़ा प्लस 80, ये दोनों छोटी छोटी नदियां हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी थी। तो ये सब दोनों कहाँ मिलती हैं? ये गंगा में। अच्छा, गंगा फिर यहाँ से बढ़ती है तो ये चली जाती है आपको चंदौली होते होते गाजीपुर से, और यहाँ से छपरा में प्रवेश कर जाती है। मतलब बलिया, जो कि बलिया से होते हुए छपरा में प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि यमुना से यमुनोत्री और गंगा से गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा, यमुना से यमुना, और दोनों नदियां दोनों बहनों की तरफ बहते यहाँ पर आकर मिल गई थी, जहाँ मैंने बताया इलाहाबाद यानी प्रयागराज। और यह प्रयागराज से फिर बहते गंगा ये बही, और इसमें आकर गंगा में गोमती, घाघरा और अन्य नदियां ये बिहार में प्रवेश करेगी छपरा के पास। अब आज की वीडियो में केवल इतना ही। मैं एक और भी आपको दिखा दूं, कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको दिखाना चाहिए। यमुना की पिक्चर्स हैं, और यमुना कैसे बहती है। यमुना की नदी का पानी देखिए इंडस्ट्रियल एरिया में आकर कितना काला हो जाता है, और कहते हैं कि काले नदी के कारण बहता। और ये है गंगा, गंगा का पानी कितना स्वच्छ है। और यह यमुना नदी देखिए अब ताजमहल के नजदीक भी पहुंच गई है। तो इस बार यमुना में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था। त्रिवेणी संगम ये आप देख रहे होंगे, आपको नजर आ रहा होगा। ये है गंगा और ये है यमुना। तो गंगा का पानी कितना ज़्यादा स्वच्छ है, और यमुना का पानी देखिए। और इसी त्रिवेणी संगम नहाने के लिए इतना भीड़ हुआ कि कई लोगों की जाने भी गई। खैर जो है, फिर उसके बाद यह है 80 नदी। कौन सी? 80 नदी। ठीक, देख बेटो, टेंशन नहीं लेने का रे बाबा। अगर टेंशन तू लेगा तो बाद में तुम्ही को दिक्कत होगा, ठीक है। अगर मैं एक ही साथ सभी नदियों को पढ़ाने लग जाऊँ तो दिक्कत हो जाएगा, और ख़ासकर आप ही को दिक्कत होगा। तो इसीलिए मैं एक साथ में सबको नहीं बताना चाह रहा हूँ। अभी आप देख रहे हो जो ना नदी, यह बहुत सारी नदियाँ इसमें आपको उत्तरी भारत में देखने को मिल रही है। जैसे आपको देखिए, यहाँ पर मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ये देखिए, यह नेपाल वाले क्षेत्र से बहुत सारी नदियाँ निकल रही हैं, है ना। कुमाऊँ वाले क्षेत्र से, उत्तराखंड से सरयू नदी, घाघरा निकल रही है। तो ऐसे गोमती नदी मैदानी भाग से निकलती है। पीलीभीत एक जगह है, वहाँ से फुलहर झील से निकलती है। तो ये लखनऊ होते हुए, जौनपुर होते हुए, कैथी में, ये कैथी एक जगह पड़ता है गाजीपुर के पास, वहीं गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस केवल इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मिलेंगे जल्द ही, और जल्द इस सारे नदियों को कवर कर लेंगे, भारत की जितनी भी नदियां हैं और नदियों के बसे जितने भी शहर हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।